किसी भी ब्रिटिशर्स के केस की सुनवाई कोई भी इंडियन जज कर सकता है, ऐसा रिपन ने प्रोविजन किया था। लेकिन हुआ क्या जो है कि अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद एक इस इल्बर्ट बिल में करेक्शन किया गया और करेक्शन करने के बाद यह कहा गया कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की सुनवाई जो है 12 मेंबर की जूरी करेगी, जिसमें 7 मेंबर यूरोपियंस और यूएसए के होंगे, यूके या यूएसए यूरोपियंस होंगे, और 5 मेंबर इंडियंस होंगे और डिसीजन विद मेजॉरिटी होगा। 15 में से 7 मेंबर की मेजॉरिटी जो है यूरोपियन और यूएसए की थी मेंबर्स की। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर भी इंटेलेक्चुअल क्लास को लगने लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे सुनने वाले है ही नहीं। और उस समय जो सबसे ज्यादा एक्टिव जो है तौर पर काम कर रहे थे उनका नाम था एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर इनका हमेशा मीटिंग हुआ करती थी। अक्सर जो है कलकत्ता में इसका हर 2 साल पर मीटिंग होती थी। और इसी मीटिंग में 83 में ये प्रोविजन हुआ इल्बर्ट बिल का, और 83 के बाद 84 में डफरिन यहां पर भेज दिए गए थे वायसराय के तौर पर। और डफरिन ने इस चीज को सोचा कि 1857 जैसा रिवॉल्ट अब दोबारा कभी ना हो, और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए पहले से हमें एहतियात बरतनी चाहिए, और इसलिए हमें ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो हमें समय रहते इंडियंस के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बता सके। और इसलिए उन्होंने एओ ह्यूम को यह कहा कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करवाइए जो हमें यहां पर इंडियंस के मन में क्या चल रहा है वो समय रहते बता सके। एओ ह्यूम रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर्स थे। उन्होंने एसएन बनर्जी वगैरह से, दिनसा बाचा, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नेहरूजी और जॉर्ज यूले वगैरह भी थे उनके साथ में, इन सब लोगों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ 85 में दिसंबर में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी हमने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से हुआ। स्थापना जरूर उसकी इसी थॉट के साथ हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हो सकता है एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना इस थॉट के साथ की हो, लेकिन कुछ समय के बाद जो है एओ ह्यूम के भी स्वर बदल गए थे। वो ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से यूरोपियंस के सपोर्टर के तौर पर थे। यहां तक कि वो कांग्रेस को बाई हार्ट जो है और इंडियंस की समस्याओं को बाई हार्ट यूरोपियंस के सामने जो है प्रेजेंट करने लगे थे। यह जरूर है कि एओ ह्यूम 20 साल तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रहे, और वही डफरिन जिसने एओ ह्यूम को कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करो, उसने ही जो है 2-3 साल के बाद 87-88 में एओ ह्यूम को कहता है कि यह कांग्रेस सड़ा गला संगठन है, इससे दूर रहो। यह रिप्रेजेंट करता है कि मतलब कहीं ना कहीं एओ ह्यूम बाद में चल करके जो है वो इंडिया की विचारधारा के साथ जो है धीरे धीरे अपने आप को जो है जोड़ चुके थे। कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो स्थापना के साथ साथ उसने कुछ परंपराएं रखी थी। परंपराएं क्या थी? परंपरा यह थी कि हर धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, हर क्षेत्र के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, हर भाषा के लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ये सारी चीजें उन्होंने रखी थी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की बात थी। यही परंपरा रही कि इसीलिए जब जिस क्षेत्र में इसका सेशन हुआ करता था तो उस सेशन का जो चेयर प्रिसाइड करने वाला पर्सन, चेयरपर्सन हुआ करता था, उस क्षेत्र से ना होकर के दूसरे क्षेत्र का होता था, जिससे कि दूसरे क्षेत्र के लोगों का भी पार्टिसिपेशन वहां पर हो। पहला जब सेशन हुआ 1885 में, उस सेशन के समय में चेयरमैन होना था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हमने पहले ही बताया कि इसकी स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का विशेष भूमिका थी। 83 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कलकत्ता में हुई थी। उस समय तक अक्सर यही होता था, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे जिस एरिया के थे वहीं पर उनकी मीटिंग होती थी, और 2 साल बाद इसकी जनरल मीटिंग हुआ करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो अगले 2 साल बाद 85 में फिर से जो है कलकत्ता में मीटिंग हो रही थी, और एसएन बनर्जी कलकत्ता में थे 85 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो है बॉम्बे में हो रहा था। तो कोशिश ये किया गया कि बॉम्बे में हो रहा है तो पश्चिम में जब हो रहा है तो यहां पर चेयरमैन कोई पूरब से रखा जाए, और पूरब से चेयरमैन बनाए गए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला चेयरमैन जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी को माना जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। बाई रिलीजन हिंदू। पश्चिम में सेशन हो रहा था, पूरब से चेयरमैन था, मतलब दोनों क्षेत्रों को एकजुट करने की कोशिश की। अगली साल जब
एक चीज और परंपरा रखी गई, हर साल इसका मीटिंग होगा, 2 साल या 3 साल बाद नहीं, हर साल होना चाहिए। 85 के बाद 86 का जब सेशन हुआ तो वह सेशन जो है कलकत्ता में किया गया और वहां पर चेयरमैन बनाया गया दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी वही जिन्होंने पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक लिखी थी और जिसमें हमने बताया था कि नेशनल इनकम को कैसे डबल किया जाए, इसके लिए उन्होंने अपना एक थॉट दिया था। 87 में फिर जो है अगला सेशन होता है। यहां पर भी देखिए 86 का भी जब सेशन हुआ तो कलकत्ता मतलब पूरब में जब हुआ तो चेयरमैन सौराष्ट्र, उस समय बॉम्बे और गुजरात को मिलाकर के सौराष्ट्र कहा जाता था, सौराष्ट्र के रहने वाले दादा भाई नौरोजी को रखा गया जो पश्चिम में है। पूरब में जब हुआ तो पश्चिम का चेयरमैन, जब पश्चिम में हो रहा था तब पूरब का चेयरमैन। और बाई रिलीजन दादा भाई नौरोजी पारसी थे। तीसरा सेशन मद्रास में हुआ। मद्रास में जो चेयरपर्सन बनाया गया वो नॉर्थ से बनाए गए बदरुद्दीन तैयबजी। अब आप देखें जब दक्षिण में हुआ तो उत्तर से जो है चेयरमैन हुआ और धर्म से जो है वो मुस्लिम। और चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले उसमें बनाए गए जो यूरोप से थे। जो जॉर्ज यूले क्रिश्चियन थे, जो है मतलब हिंदू मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन सभी धर्म के लोगों को पिछले पहले ये 4 सेशन आप देखेंगे तो रेगुलर जो है इसी तरह से दिखता है। और जॉर्ज यूले को भी रखा गया तो इसलिए कांग्रेस ने चूंकि सोच करके चल रहे थे कि जिससे कि ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा सपोर्ट बना रहेगा तो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर नहीं बनाएगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत में सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट लेने की जरूरत थी जो है, इसलिए शायद उस समय किया गया। और इसीलिए कांग्रेस के हमने 3 फेज कहे थे। सबसे पहला फेज जो था वो यही था पेटिशन का फेज। इसमें पेटिशंस अक्सर जो है पेटिशंस लिखी जाती थी। पेटिशंस किस तरह से कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में अधिक से अधिक सीटें दी जाएं, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें जो है हमें सीटें बढ़ाई जाएं। 6 से 12 सीटें थी, 12 से बढ़ा करके 20 सीटें के लगभग जो है डिमांड की गई। जो है आगे 922 का जब आता है एक्ट उसमें हुआ भी और सीटें भी बढ़ाई गई, लेजिस्लेटिव में भी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, दोनों में सीटें बढ़ाई गई। हमें जो नॉर्मल विधेयक हैं, चाहे वो साधारण विधेयक हैं या फाइनेंशियल विधेयक हैं, जो भी रिजोल्यूशंस हैं, बिल्स वगैरह हैं जो असेंबली में डिस्कशन में है, उनमें हमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन दिया जाए, हमें क्वेश्चन पूछने का राइट दिया जाए, चाहे वो क्रॉस क्वेश्चन हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो या ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो, उनको पूछने का राइट दिया जाए, जो कि अभी तक था ही नहीं। बनाए गए थे, मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे। जब 1861 का एक्ट आया था उसी में ही प्रोविजन हो गया था, इंडियंस मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, नॉमिनेटेड बाय द वायसराय होते थे, लेकिन उनके पास राइट्स कुछ नहीं था, सिर्फ वो दिखाने के लिए होते थे। तो इसलिए जो है यहां पर इस तरह की पेटिशंस यहां से शुरू हुई। 85 से लेकर के हमने 1907 तक का फेज जो है कांग्रेस का पेटिशन का ही फेज बना। इसी दौर में कांग्रेस के इस दौर में ऐसा भी शुरुआत हुई कि कुछ एक ग्रुप ऐसा भी उभर करके सामने आना शुरू हुआ जिसने जो है प्रेशर ग्रुप के तौर पर सरकार के सामने जो है दबाव डालने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स के सामने। कांग्रेस में भी वो प्रेशर ग्रुप का काम करता था। कांग्रेस के ही लीडर्स थे जिनमें हम लाला लाजपत राय की बात कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात कर सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल की बात कर सकते हैं, अरविंद घोष की बात कर सकते हैं, लाल बाल पाल के नाम से जिनको जानते हैं। ये सभी जो है ये कहते थे कि कांग्रेस सिर्फ 3 से 4 दिन का जलसा है, ये 3-4 दिन जो है मेढक की तरह टर्राते हैं, उसके बाद शांत होकर के बैठ जाते हैं। ये सिर्फ 3-4 दिन का फंक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बस पिटीशन लिखते हैं और शांति से वो ब्रिटिशर्स उसको करते क्या थे, ठंडे बस्ते में डाल देते थे, कोई सुनवाई होती नहीं थी। इसलिए ये ग्रुप जो था वो काफी नाराज चल रहा था और नाराज होने के कारण बस एक सेपरेट जो है कह लें कांग्रेस के अंदर रहते हुए एक अलग विचारधारा को जन्म देने की कोशिश की जा रही थी। और हुआ भी था। 93 और 95 में तिलक साहब ने महाराष्ट्र में 2 त्योहार शुरू किए, एक का नाम था शिवाजी उत्सव, दूसरे का नाम था गणेश उत्सव। इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल ने भी जो है बंगाल में जो है इसी तरह से 2 पूजा शुरू की, एक को कहते थे दुर्गा पूजा और दूसरे को कहते हैं काली पूजा। सबसे ज्यादा उन्हीं के समय में ये फेमस हुए। ये सारा का सारा जो करना था वो मकसद ये था कि समाज को यूनाइट करना किसी तरह से, और उस तरह से यूनाइट करते हुए इन्होंने एक अलग तौर पर, और इसी समय जब ये पिटीशंस चल रही थी
और सरकार जो है अक्सर उसको ठंडे बस्ते में डालती थी। उसी बीच में जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे, ये एक तिलक साहब की स्टेटमेंट थी। इसके बाद सबसे विवादित जो गवर्नर जनरल या वायसराय आया वो आप जानते हैं, लॉर्ड कर्जन, जिसने पुलिस रिफॉर्म के नाम पर जो है पुलिस रिफॉर्म पर पुलिस कमीशन इस्टेब्लिश किया, इरिगेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया, फेमाइन कमीशन इस्टेब्लिश किया, इस तरह के कमीशन इस्टेब्लिश किए। लेकिन जो भी उसमें डिसीजंस थे वो सारे के सारे बायस थे, और इस कारण से इंडिया में उसका काफी विरोध हो रहा था। और उस समय की, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, सत्ता का केंद्र कहां होता था इंडिया में? कलकत्ता, बंगाल। और अक्सर जो है आंदोलन की शुरुआत वहीं पर ज्यादा होती थी शुरुआत, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे गवर्नमेंट का सेंटर था, इसलिए जो अभी तक राजधानी कलकत्ता से दिल्ली नहीं आई थी, वो होती है 11 और 12 में, 1911-1912 में। अक्सर दबाव होता था सरकार के ऊपर, तो और बंगाल में ही ज्यादा होता था। तो बंगाल में सबसे पहले उन्होंने ये एक स्टेप किया, कर्जन ने उठाना चाहा, वो हुआ क्या? बंगाल डिवीजन। कारण क्या बताया गया कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को लेते हुए, एरिया बंगाल का बहुत बड़ा है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आज भी आप देखते हैं पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल कहते हैं। लेकिन वहां पर जो डिवीजन था, ये नियत वहां पर भी अंग्रेजों की साफ नहीं थी। वहां पर भी क्या हुआ कि यदि गवर्नेंस को ही आप ठीक करना चाह रहे थे, तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो है उड़ीसा भी आता था, आसाम भी आता था, नॉर्थ ईस्ट का भी काफी कुछ एरिया आता था। आप उसको अलग कर सकते थे, ना कि बंगाल को ही सिर्फ डिवाइड कर। इसके मतलब वहां पर भी उनकी नियत साफ नहीं थी, और उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो बंगाल विभाजन को लेकर के विरोध हुआ, और कांग्रेस के अंदर जो गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, इन लोगों ने उसी समय स्वदेशी की बात की कि स्वदेशी आंदोलन शुरू होना चाहिए। कांग्रेस ने भी जो है 1905 में इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन को उसको पास किया, और पूरे देश स्तर पर जो है स्वदेशी आंदोलन चला भी। 1906 में भी स्वदेशी को पास करने के लिए गरम दल के नेताओं ने कहा। नरम दल के नेता जो थे, रास बिहारी बोस वगैरह, फिरोज शाह मेहता वगैरह, ये मान तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से अनमने मन से इन्होंने 1906 में भी मान लिया। लेकिन 1907 में जब सूरत अधिवेशन हो रहा था, तो वहां पर फिर से जो है गरम दल के नेताओं ने कहा कि नहीं, स्वदेशी आंदोलन को कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन नरम दल के नेता इस चीज के लिए जो है, जो लिबरल लीडर्स थे, वो इस चीज के लिए एग्री नहीं थे। अंततः जो है दोनों ग्रुप के बीच में तू मैं होती है। कहते हैं गरम दल के नेताओं की तरफ से किसी ने जो है अपने जूते को उतार करके फेंक करके मारा, तो मंच पर रास बिहारी बोस और फिरोज शाह मेहता थे, तो उनको लगा भी। उसके बाद से कहते हैं लिबरल नेताओं ने इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करने पर प्रॉब्लम्स क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि कांग्रेस कमजोर पड़ गया। कांग्रेस के कमजोर पड़ जाने से दिक्कत क्या हुआ कि आंदोलन थोड़े समय के लिए जो है रुक सा गया। हां, यह जरूर है कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक्शन लगाया गया, एक्शन लिया गया। जैसे कि हमने बताया ही था कि मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को रखा गया, वहां पर उन्होंने गीता रहस्य करके बुक लिखी है, जहां पर उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि आर्यंस लोग जो है नॉर्थ प्रोविंस के रहने वाले थे। 1892 का जो एक्ट था, उसमें एक प्रोविजन जरूर एक कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आगे एक फाउंडेशन तैयार कर दिया था। किसका? 1909 के एक्ट के लिए। जो वैसे तो उस समय भी यही था कि 10 साल बाद के प्रोविजंस होंगे, लेकिन यह है कि धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, तो इसलिए 1909 का आगे जो है मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया। और मॉडले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया। यहां पर जो है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में क्या था कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन की बात की गई। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है क्या कहते हैं कि इंडियंस को अलाउड किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इस बार जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह पूछने का यहां पर प्रोविजन किया गया। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हो गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सामान्य बिलों पर पूछने का राइट मिल गया। और उसके बाद 1911 में हमने कहा कि कलकत्ता से राजधानी जो है शिफ्ट करने की बात की गई दिल्ली। 11 में डिक्लेयर किया गया है, शिफ्ट हुआ है 12 में। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैपिटल शिफ्ट करने की डिक्लेरेशन कब की है, घोषणा कब की गई, तब आप जवाब देंगे 1911। लेकिन कब शिफ्ट की गई तो आप जवाब देंगे 1912। हमने कहा था मांडले जेल में तिलक साहब 6 साल के लिए जेल में रहे। 6 साल का मतलब था 8 से लेकर के 14 तक। 14 तक वो वहीं जेल में थे, मांडले जेल में। 14 में वो वहां से जेल से रिहा होते हैं।